हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका एस। आज हम एक नया इनिशिएटिव आपके साथ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम योजना, साइंस रिपोर्टर, एपीडब्ल्यू प्राइमरी लेवल पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका पॉसिबल नहीं हो पाता योजना, कुरुक्षेत्र या फिर जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है उनको रीड करना। हालांकि इनका इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम यूपीएससी मेंस की बात करते हैं तब। तो यूपीएससी मेंस में बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे योजना और कुरुक्षेत्र या फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है वहाँ से सीधा सीधा कहीं ना कहीं टॉपिक्स अराइज होते हमें नजर आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है जो हमारे कवर अप नहीं हो पाते ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन टाइप, तो उसी को कवर अप करने के लिए मलुका आईएएस के द्वारा आज से हम एक नया इनिशिएटिव आप सभी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं जिसमें प्राइमरी लेवल पर हम योजना, साइंस रिपोर्टर और ईपीडब्ल्यू जो आपको सभी को पता है, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज अराइज हो रहे हैं रिगार्डिंग अवर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें से भी पूरे योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर या फिर ईपीडब्ल्यू के सारे आर्टिकल्स हम नहीं लेने वाले। हम उन्हीं आर्टिकल्स को फोकस करेंगे जनरली जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यानी बहुत बार आप योजना, कुरुक्षेत्र मार्केट से लेते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है कि उस योजना और कुरुक्षेत्र में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड टॉपिक बनता है। तो इसीलिए वो जो आपकी चूज ऑप्शन करने की स्पेसिफिकली या फिर उसमें जो टाइम जा रहा था उसको ही बचाने के लिए हमने आज से आप सभी के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और इस इनिशिएटिव को लॉन्ग टर्म के लिए अप टू मेंस प्रिपरेशन तक के इसको एक्सटेंड करने वाले, ताकि जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के पर्सपेक्टिव से, जो अभी इस बार 2023 का मेंस दे रहे या फिर 2025 वाले जो अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन सभी के लिए जो इनिशिएटिव है ये हेल्प करेगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग जितने भी बैकग्राउंड वाली चीज़ है उसको भी हम कवर अप करेंगे। साथ में जानेंगे कि उस रिगार्डिंग टॉपिक रिगार्डिंग कौन कौन से ऐसे एरियाज है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। उस पर हम डिस्कस करेंगे बाकी के करंट इश्यूज भी, कि करंट में वो चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, उसके रिगार्डिंग उस पर एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, उसको भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सो आज का जो टॉपिक है, जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है योजना का, जिसमें आप सभी ने लास्ट मंथ जो मई में योजना ली होंगी उसमें एक स्पेशल इशू आया था जिसका नाम था टेकेड। टेकेड स्पेसिफिकली डिनोट करता है टेक्नोलॉजी का डिकेड। अब हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो डिकेड है उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज में हुई है उन सब एरियाज को उस इशू में कवर अप किया गया था। उसी के अकॉर्डिंग जो एक इशू इंपॉर्टेंट था जो आपके पेपर 3 जीएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं, जो था रिगार्डिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। आप सबको पता है कि जीएस पेपर 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बार एक दो क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज पर पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इसरो या फिर उसका रोल या फिर नासा उसका रोल, उसके साथ साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो इन फ्यूचर भी डेवलप होती जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस टूरिज्म है, 3D प्रिंटिंग इन स्पेस है, इस प्रकार के बहुत से एरियाज जो है इमर्ज होते जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या इनोवेशन हो रही है, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती जा रही है, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट भी होती जा रही है टाइमली, उसको भी हम कवर अप करेंगे। सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द स्पेस टेक्नोलॉजी, द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्पेस। अब इसमें हम बैकग्राउंड को भी समझेंगे, किस तरीके से हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है, किस तरीके का इसरो का रोल रहा है अलग अलग प्रकार के मिशंस को एक तरीके से लॉन्च करने के कंटेक्स्ट से। बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजीज हमने अभी रिसेंटली डेवलप की है और हम कॉम्पीट कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। आप सभी को पता होगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया वन ऑफ द लीडिंग पार्टनर है और इसीलिए बहुत से कंट्रीज जो है वो इंडिया से मदद लेती है जब लॉन्चिंग की बात आती है। आप सभी को पता होगा कि वन ऑफ द चीपेस्ट
सर्विस जो है इंडिया प्रोवाइड करता है इन द वर्ल्ड, जब हम सैटेलाइट्स लॉन्चिंग की बात करते हैं तब। तो इसलिए बहुत से कंट्रीज जो है इंडिया की मदद लेती है वाइल लॉन्चिंग सैटेलाइट्स। तो इस प्रकार से स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने अब तक कितनी तरक्की की है, किस प्रकार की डेवलपमेंट हुई है, और उसमें नए नए प्रकार के इनोवेशंस क्या क्या इमर्ज होते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सो स्पेसिफिकली आपके स्क्रीन के ऊपर जो टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली कि उसमें किस प्रकार से डेवलपमेंट होती गई है अब तक के 2022 तक के, और 2023 में भी हम देखते हैं कि इन फ्यूचर कुछ मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए बाय द इसरो। तो स्पेसिफिकली हम इन चीज़ों को भी कवर अप करेंगे, और जो भी टॉपिक हम कवर अप करेंगे उस टॉपिक की लिंक जो है अब ऑब्वियसली आपको ये अवेलेबल हो जाएगा मलुका एस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो। उसके साथ साथ उसी में डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी, एज वेल एज आपको जिन लोगों ने मलुका एस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी बात, उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इस वीडियो की लिंक, उसके साथ साथ इस टॉपिक की पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल होती जाएगी, ताकि आप उस टॉपिक को भी प्रॉपरली समझेंगे, रिवाइज करेंगे, और उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट नोट्स बन रही है उसको भी आप नोट डाउन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम, जिसमें हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे रिगार्डिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी। सो स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया में इसरो एक फोर फ्रंट पर रहा है, जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी, उसके एक्सप्लोरेशन के रिलेटेड बहुत सी चीजें, बहुत सी तरक्की की है, बहुत सी डेवलपमेंट की है। सो इसरो जो है एक प्रकार का फोर फ्रंट रहा है जब हम इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते तब, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ इसरो ने नई नई टेक्नोलॉजीज को भी टाइमली इवॉल्व किया है, नए नए इनोवेशंस को इवॉल्व किया है, और एक प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम फोर फ्रंट पर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट से इंडिया एक लीडिंग कंट्री है जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते तब। तो ऑब्वियसली आपके स्क्रीन के ऊपर जो एक टाइमलाइन दिख रही है, जिसमें अलग अलग प्रकार के स्पेस रिलेटेड सैटेलाइट्स होंगे, लॉन्च व्हीकल्स होंगी, उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसके रिगार्डिंग ये बताता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो जब हम उसके टाइमलाइन की भी बात करते हैं तो वी हैड स्टार्टेड आवर स्पेस टेक्नोलॉजी, या फिर उस पर फोकस करना इन 1962 में स्पेसिफिकली हमने इस बात को एक तरीके से जहन में लाया कि हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करनी है। अब ऑब्वियसली उस दौरान वर्ल्ड में चाहे वो यूएस की हम बात करें या फिर रशिया की बात करें, इन्होंने कुछ हद तक अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑलरेडी की थी स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते तब। और ये जो दो कंट्रीज थी एक तरीके से कॉम्पीट कर रहे थे एक दूसरे के साथ कि कौन पहले ऑब्वियसली स्पेस टेक्नोलॉजी में एक तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज इमर करता है। और इसलिए इस कंपटीशन के वजह से ही बाकी कंट्रीज जो थी, जिनमें इंडिया भी एक था, इन कंट्रीज ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंस को जाना, और धीरे धीरे इन कंट्रीज से ही प्राइमरी लेवल पर वो जो टेक्नोलॉजी है वो लेने की बात की, और अपने खुद के स्पेस स्टेशंस, अपने खुद के स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने की बात की। और इसीलिए 1962 में फर्स्ट टाइम इंडिया जो है स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम रखता है, और पहला जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो थुम्बा जो अहमदाबाद के पास है वो हम लॉन्च कर देते हैं, और वहां से स्पेसिफिकली शुरुआत हो जाती है। अब पहले जो इसरो जो हम बात करते हैं, इसरो की फॉर्मेशन तो वैसे 1969 में हुई थी, ऑफिशियली फॉर्म होता हमें नजर आता है, लेकिन उसके पहले जब हम 1962 की बात कर रहे थे तो वो क्या प्रोग्राम था स्पेसिफिकली जिसके अंतर्गत हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग को इनिशिएट किया, तो वो था स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, बेसिकली इसके अंतर्गत हमने उसको, इनको स्पार भी कहा जाता है शॉर्ट में। सो ये जो एक कमेटी गठित की गई थी 1962 में, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कदम रखती है हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में या फिर स्पेस सैटेलाइट व्हीकल्स या फिर उसके लॉन्चिंग के रिगार्डिंग। और इसीलिए ये जो बना गया था, ये बना गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, आप सभी को पता है, और ये बेसिकली इस्टेब्लिश करता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो अहमदाबाद के पास बनता है।
और ये जो लॉन्चिंग स्टेशन है ये इंडिया का सबसे पहला लॉन्चिंग स्टेशन माना जाता है। आज हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के लॉन्चिंग स्टेशन है, वो चाहे श्रीहरिकोटा में हो, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड हो, तो ये अलग अलग प्रकार के स्पेस स्टेशंस या फिर लॉन्चिंग स्टेशंस हमने स्पेसिफिकली फोकस किए हैं, बना रहे हैं हम, और नए नए डेवलप भी करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 1962 में जो स्टार्ट होता है, तो टाइमलाइन में आप देख रहे होंगे 1970 में पहला माइलस्टोन हम अचीव कर लेते हैं। उसके पहले की जब हम बात करेंगे तो 1962 के बाद 1963 में हम फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट जो है वो लॉन्च करते हैं इसी थुम्बा इक्वेटोरियल स्टेशन से स्पेसिफिकली। वो डेट थी नवंबर 21, 1963 को, और ये पहला कदम था जब हमने साउंडिंग रॉकेट, और ऑब्वियसली इसमें प्रोपल्जन की अगर हम बात करें तो सॉलिड प्रोपल्जन स्पेसिफिकली था। और इसीलिए साउंडिंग रॉकेट बेसिकली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो व्हीकल्स थे स्पेसिफिकली इनमें सॉलिड जो एक प्रकार का हम कह सकते हैं फ्यूल, उसका इस्तेमाल किया जाता था, और इनको साउंडिंग रॉकेट स्पेसिफिकली कहा जाता है, जो 1963 से इनिशिएट होते हैं। उसके बाद फिर 1965 में एक और एक अचीवमेंट इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होती है। उस स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो हम एक नया अचीवमेंट करते हैं 1965 की जब हम बात करते हैं, तो 1965 में हमने एक स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर डेवलप किया जाता है इन थुम्बा रीजन ही। उसके बाद फिर 1967 में वी फोकस्ड ऑन सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन, और ये बेसिकली बनता है अहमदाबाद में। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे मूव कर रहे थे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ए इसरो। ऑब्वियसली इसरो की फॉर्मेशन तो 1969 में होती है, तो 1969 के पहले इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी, फॉर द स्पेस रिलेटेड इनोवेशंस। 1968 में हम ये जो थुम्बा में जो इक्वेटोरियल सेंटर क्रिएट किया गया था, एक स्टेशन क्रिएट किया गया था, ये डेडिकेट किया जाता है टू द यूनाइटेड नेशन, और ये एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी के हिस्ट्री में की, जो हम पूरा का पूरा, यानी जो भी हम यहाँ से स्पेस स्टेशन से जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, दे विल बी फॉर द गुड पर्पस, और इसलिए यूनाइटेड नेशंस को स्पेसिफिकली डेडिकेट किया जाता है। 1969 में फिर ऑफिशियल फॉर्मेशन हो जाता है इसरो का, और ये ऑफिशियल फॉर्मेशन जो इसरो का, ये 1969 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किया जाता है। सो अगस्त 15, 1969 दिस इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वो आज इंडिया की एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है रिगार्डिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी, या फिर सैटेलाइट जिसके रिगार्डिंग हम लॉन्च करते हैं। उसके बाद फिर 1972 में अगेन वी हैव फोकस ऑन स्पेस कमीशन। सो एक स्पेस कमीशन गठित की जाती है, और उसके रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट भी गठित किया जाता है जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन was also constituted in 1972 under Department of Space specifically. उसके बाद फिर 1972-1976 के दौरान हम एयर बोम रिमोट सेंसिंग जो एक्सपेरिमेंट्स है उस पर फोकस करते हैं, एंड देन इन 1975 हम एक तरीके से फर्स्ट इंडिया का सैटेलाइट जो है वो रशिया के मदद से लॉन्च करते हैं, जिसका नाम आप सभी को पता है, आर्यभट्ट। और ये आर्यभट्ट लॉन्च करते समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है विक्रम साराभाई जी ने, और इसीलिए वो विक्रम साराभाई जिनको हम इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी के एक फादर कहते हैं। और इस प्रकार से ये जर्नी है 1962 से अप टू 1975, जब हम इंडिया का पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करते हैं जिसका नाम था आर्यभट्ट। So this is the timeline you should know regarding the space technology and development of space technology in India specifically. अब आते हैं, हम मूव करते हैं बाद में 1970 में, जब हम इस प्रकार के साउंडिंग रॉकेट्स को एक तरीके से लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पे इंडिया धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजीज को इमर्ज करता जाता है। और ऑब्वियसली प्राइमरी लेवल पर हमने
चाहे वो रशिया से मदद हो, जो यूएस भी तरक्की कर रहा था रिगार्डिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी, उसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे थे, और अलग अलग प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल्स को हम इमर्ज करते जा रहे थे। तो उसके बाद फिर इन बिटवीन दैट टाइम, यानी 1970 से लेकर 1980 के बीच में, वी हैव इमर्ज विद अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्पेसिफिकली। तो जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, उसको जो व्हीकल की जरूरत होती है, दैट विल मूव दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इन द स्पेस। सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को हमने एक तरीके से इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर अलग अलग प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स टाइमली हमने डेवलप करना शुरू कर दिया, जिसमें मेजर रोल प्ले किया गया था वो है PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है जब हम लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात करते हैं तब। तो इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स अलग अलग जनरेशंस के, जिसमें फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो फर्स्ट जनरेशंस के माने जाते हैं। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी हमने धीरे धीरे एक तरीके से इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है ASLV। उसके बाद हम मूव करने लग गए रिगार्डिंग द पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सेकंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल की तरफ मूव कर रहे थे, जिसमें हमने जब पहले हमने साउंडिंग सैटेलाइट्स की बात की तो उसमें स्पेसिफिकली हमने कहा कि सॉलिड प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो अलग अलग प्रकार के PSLV उसके तरफ हम मूव कर रहे थे, अब इसमें हम सॉलिड एज वेल एज लिक्विड प्रोपोजल की बात कर रहे थे, और इस प्रकार का इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपोजल हमें पहली बार PSLV के फॉर्म में आता हुआ नजर आता है। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजीज में जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज है, जैसे फॉर एग्जांपल एरोडायनामिक्स हो गया, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग द कंपोजिट्स हो गए, उसके साथ साथ सिस्टम रिलायबिलिटी हो गई, दैट वेयर द पॉसिबल एरियाज विच वे आर फोकस्ड बाय द इसरो। और इस प्रकार से हम इन लॉन्च व्हीकल को अकॉर्डिंग टू द टाइम डिमांड किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं उस पर फोकस किया गया, एंड दैट वाज द milestone in the Indian space technology history, that is formation या फिर launching of PSLV। और PSLV को हम एक तरीके से सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्जन के कंटेक्स्ट से, इंटीग्रेशन के कंटेक्स्ट से लॉन्च करते हैं। दैट वाज द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। अब देखो इस हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो SLV जब लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली, तो उसकी पेइंग कैपेसिटी जो होती है यानी पेलोड कैपेसिटी, वो भी प्राइमरी लेवल पर कम ही थी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम SLV की बात करते हैं, फिर साउंडिंग रॉकेट्स की भी बात करते हैं, तो उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो लगभग 30 kg के आसपास थी, जो कि आज के तुलना में जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत कम है। उसके साथ साथ जो पेलोड था वो 120 किलोमीटर तक के ही एक तरीके से एक्सटेंड होता था अल्टीट्यूड तक के। जब हम नेक्स्ट जनरेशन की तरफ गए, यानी फॉर एग्जांपल जब हम PSLV की बात करते हैं तो PSLV में बेसिकली जो पेलोड है वो लगभग इस 30 kg से बढ़कर लगभग 1700 kg तक के हमने एक्सटेंड किया। सो दिस वाज आल्सो द अचीवमेंट कि हमने पेलोड कैपेसिटी जो है इन लॉन्च व्हीकल के साथ भी हम बढ़ाते गए। तो जो हमने 30 kg से पेलोड स्टार्ट किया था वो 1700 kg तक के हम अप टू द PSLV फॉर्मेशन तक के उसको एक्सटेंड हमने किया। नेक्स्ट हमने फिर फोकस किया क्रायोजेनिक प्रोपल्सिव इंजन्स पर। अभी क्रायोजेनिक प्रोपल्सिव इंजन्स क्या होते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें हमने थर्ड जनरेशन रॉकेट्स को एक तरीके से इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, और उसमें इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है GSLV का। और लगभग 2010 के बाद इस प्रकार के GSLV के रिगार्डिंग हम डेवलपमेंट करते गए। GSLV बेसिकली डिनोट करता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर स्पेसिफिकली लॉन्च व्हीकल, और इसके रिगार्डिंग जो ऑर्बिट बनाया गया था उसका नाम था जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको हम GTO कहते हैं। सो GTO इस ऑर्बिट के तहत अब GSLV का भी जो पेलोड है, जो PSLV में 1700 kg था, वो लगभग बढ़कर 2000 kg तक के हो गया, 2000 kg स्पेसिफिकली। तो पेलोड भी धीरे धीरे इन लॉन्चिंग व्हीकल्स के साथ साथ हमें इमर्ज होता हुआ नजर आता है। सो अभी प्रेजेंटली देखो लॉन्च व्हीकल्स में हम धीरे धीरे GSLV से हमने मूव किया लॉन्च व्हीकल
लॉन्च व्हीकल MK3 जिसको हम कहते हैं, यानी थर्ड जनरेशन सॉलिड बूस्टर जिसको हम कहते हैं MK3 को, उसको भी हमने किया। और लास्टली आज हम प्रेजेंटली जो हमारे स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं जिनकी साइज बहुत ज़्यादा कम होती है, उन स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भी व्हीकल्स हमने एक तरीके से इमर्ज किए, इसीलिए उसका नाम है SSLV, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और प्रेजेंटली आपको पता होगा कि लगभग हमने 104 सैटेलाइट जो है रिसेंटली कुछ सालों पहले लॉन्च किए थे, जिसमें इंडिया का भी था और बाकी कंट्रीज के भी सैटेलाइट्स थे। तो इस प्रकार से ये जो टाइमलाइन है वो मैं बताती कि किस तरीके से जर्नी स्टार्ट होती है 1962 में, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट हम करते जाते हैं अंडर द स्पेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। 1975 तक के जब हम आते हैं तो हम इसरो के ऑफिशियल फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद फिर 1970 में हम सॉलिड या फिर साउंडिंग रॉकेट्स पर फोकस करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स वेर इमर्ज, जिसमें SLV था, ASLV था, देन वी मूव टुवर्ड्स द PSLV, देन वी हैव emerged with a new vehicle technology that is GSLV, जियोसिंक्रोनस की तरफ हम आ गए, उसका पेलोड भी बढ़ता गया। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द थर्ड जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल दैट इज LVM3। उसके बाद फिर प्रेजेंटली वी हैव ऑल्सो मूव टुवर्ड्स द SSLV। So this is the timeline जो आपको पता होनी चाहिए regarding the space technology which was emerged from Indian point of view. Next, अब देखते हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो इनोवेशन में कौन कौन से ऐसे पहलू है जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में फोकस भी किए गए हैं और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में वो इमर्ज भी होते गए हैं और इमर्ज होते जा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटली आपने सुना होगा कि देयर इज a more confluence of the technologies regarding the AI, virtual reality, Internet of Things which can be used in the space technology। धीरे धीरे देखिए कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। न अलग अलग कंट्रीज जो है अपने खुद के स्पेस स्टेशंस को क्रिएट करने की बात कर रही है। तो जिस तरीके से एक कॉमन स्पेस स्टेशन है उस प्रकार से चाइना भी खुद का स्पेस स्टेशन, इंडिया भी खुद के स्पेस स्टेशन की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती जा रही है, इनोवेशंस क्रिएट होते जा रहे हैं इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, दैट इज इमर्जिंग न्यू आइडियाज, और इन न्यू आइडियाज को ही हमें स्पेस इनोवेशन या फिर उन टेक्नोलॉजीज या फिर उस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से जानना होता है। तो जब हम बात करते हैं स्पेस टेक इनोवेशन की तो उसमें कौन कौन से एरिया स्पेसिफिकली इमर्ज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यही जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन हमने देखी है 1970 से लेकर अप टू 2022, जिसमें हमने SLV से स्टार्ट किया और आज हम SSLV के पास आ गए, जिसमें हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को भी इमर्ज करते गए हैं। तो इस प्रकार की ये जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमें जानना जरूरी है और उस चीज को हमने पहले कवर अप किया। उसके बाद फिर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सभी को पता होगा कि दिस इज ऑल्सो एन इमर्जिंग एरिया जो हमें कुछ कंटेक्स्ट से पास से ही डेवलप होता हुआ नजर आता है। तो 1970 में जब हमने 1970 से ही खुद के सैटेलाइट्स को बनाने की बात की, उसके लॉन्चिंग की बात की, तो 1975 में जैसे हमने डिस्कस किया कि पहला इंडिया का सैटेलाइट हम लॉन्च करते विद द हेल्प ऑफ रशिया, दैट इज आर्यभट्ट। तो जब हम स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते तो हम खुद के सैटेलाइट्स बनाने लगे, जिसमें आर्यभट्ट एक पहला माइलस्टोन हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। Then we have moved towards the indigenous development of the space technology, जिसमें हमने एडवांस प्रोपल्जन की बात की, जिसमें पहले हम सॉलिड प्रोपल्जन की बात करते थे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड उसकी तरफ हम मूव किए। उसके बाद फिर हमने पावर सिस्टम्स को एक तरीके से फोकस किया। देन थर्मल सिस्टम्स क्या होती है उस पर भी हमने फोकस किया। देन डिप्लॉयबल स्ट्रक्चर्स हमने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। वी मूव टुवर्ड्स द स्पेस बस सिस्टम, देन वी मूव टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि बहुत से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते जा रहे हैं फ्रॉम प्रेजेंट जो 4G 5G इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हमने फोकस किया। उसके साथ साथ ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो जरूरी है रिगार्डिंग द स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी हमने बढ़ावा दिया है। इंडिया अब नए स्पेस स्टेशंस को या फिर एक नए स्पेस लॉन्चिंग स्टेशंस को भी इमर्ज करने की बात कर रही है। देन
उसके साथ साथ हम उसके रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है उसको भी हम फोकस करते जा रहे हैं, ताकि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में बाकी के कंट्रीज की तुलना में पीछे ना रहें। उसके साथ साथ हमने ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, साइंटिफिक, कम्युनिकेशन पेलोड्स, इन सारी चीजों को टाइमली फोकस किया है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दीज आर द एरियाज व्हिच we need to analyze when we talk about the space infrastructure. We have also moved towards the remote sensing. So remote sensing satellites, remote sensing की तरफ हम अभी बढ़ते जा रहे हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स जिनका इस्तेमाल इन सैटेलाइट्स में या फिर इनके लिए जो जरूरी होता है उस पर भी हमने एक पॉजिटिव एक तरीके से माइलस्टोन क्रिएट किया है। पहले कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स की संख्या इंडिया में सिर्फ एक ही थी, आज लगभग 317 इस प्रकार के कम्युनिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स हमने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट हमने कैपेबिलिटीज जो है, यानी क्या सैटेलाइट्स की जो कैपेबिलिटीज है, पेलोड जो है, उसको भी हमने बढ़ाने की बात की। जीएसएलवी की तरफ जब हम आए तो हमने 2000 केजी तक की अचीव किया था, आज लगभग हम 6000 केजी तक का पेलोड अचीव करने की बात करते हैं जब हम इस प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात करते हैं। तो इस प्रकार की डेवलपमेंट हमें, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके बारे में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, आप सभी को प्रेजेंटली पता होगा कि इंडिया केम अप विद अ प्रोग्रेसिव पेलोड बेस्ड नेविगेशन सॉल्यूशन टू अ सैटेलाइट कंस्टलेशन। द टेक्नोलॉजी वी ऑल नो दैट इज नाविक। और ये नाविक तो टेक्नोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म स्पेसिफिकली डिनोट करता है नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन, दैट इज द टेक्नोलॉजी विद इंडिया केम अप विथ। तो इस प्रकार की अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट से लेके आए हैं रिगार्डिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी। और उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिया रिगार्डिंग द स्पेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज स्पेस साइंस एंड इंटरप्लैनेटरी मिशंस। सो हमने अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस लॉन्च किए उनमें हम सबको पता है कि देयर आर सम माइलस्टोन, सम इंपॉर्टेंट फिनोमिनल डेवलपमेंटल मिशंस व्हिच हैव लॉन्च्ड बाय इसरो या फिर इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। उसमें आप सबको पता है चंद्रयान 1 वाज द माइलस्टोन। चंद्रयान 1 स्पेसिफिकली एक लूनार ऑर्बिटर मिशन था जो इंडिया का फर्स्ट लूनार ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है। नेक्स्ट वी हैड मूव टुवर्ड्स द चंद्रयान 2 आल्सो। चंद्रयान 2 में पहली बार हमने लूनार रोवर की बात की थी, उसके साथ साथ लूनार लैंडर क्राफ्ट की बात की थी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चंद्रयान 3 आल्सो। तो इस प्रकार से हमने, जब हम इंटरप्लैनेटरी मिशंस की बात करते हैं तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे इस प्रकार के इंपॉर्टेंट मिशंस हमने लॉन्च किए। आप सभी को पता होगा मार्स ऑर्बिटर मिशन, वी ऑल नो इट वाज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें हमने एक्सप्लोर की बात की थी मार्स को। तो मार्स को इस प्रकार से एक्सप्लोर करने वाला जो इंटरप्लैनेटरी मिशन है, उसमें दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस हुए उसमें से इंडिया ने इस प्रकार का मिशन जो लॉन्च किया है उसमें इंडिया ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। और बहुत कम ऐसी कंट्रीज है वर्ल्ड में जिन्होंने मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए इस प्रकार के ऑर्बिटर मिशंस को लॉन्च किया है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंडिया का अचीवमेंट है जिसका नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो इस प्रकार से डिफरेंट स्पेस साइंस एंड इंटरप्लैनेटरी मिशंस हम लॉन्च करते गए डिफरेंट लेवल्स पर। उसके साथ साथ एस्ट्रोसैट, आप सबने ये एक प्रकार का मिशन हमारा था जिसमें लगभग 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो एस्ट्रोसैट और चंद्रयान या फिर मॉम, जो अलग अलग प्रकार के हमने इंटरप्लैनेटरी मिशंस अब तक लॉन्च किए, वो कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज को कवर अप करते जा रहे हैं। एस्ट्रोसैट बेसिकली उस एरिया पर फोकस कर रहा है जो अब तक डिस्कवरेबल नहीं है या फिर उस पर डिस्कवरी अभी भी शुरू है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं कॉस्मिक स्टार फॉर्मेशन, दैट इज हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सल, उस पर बेसिकली काम किया जा रहा है जब हम एस्ट्रोसैट की बात करते हैं। तो इस प्रकार से इंटरप्लैनेटरी मिशन जो है इंडिया ने अब तक के लॉन्च किए हैं। अब रिसेंटली आपने सुना होगा आदित्य L1 है, चंद्रयान 3 है, उसके साथ साथ आप सभी ने सुना होगा गगनयान।
अब एक गगनयान स्पेसिफिकली है कि इंसान को स्पेस में भेजना, उसके साथ साथ उसको जो है स्पेस से वापस भी लाना। तो इस प्रकार से गगनयान भी एक इंपॉर्टेंट मिशन है जो लगभग 2023 के एंड में या फिर 2024 में इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा स्पेसिफिकली इसको इनिशिएट किया जाएगा। सो दीज आर द इंटरप्लैनेटरी मिशंस जो अब तक के हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेस एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली स्पेस एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो स्पेस एप्लीकेशन में बेसिकली वेदर रडार, उसके साथ साथ पोलरीमेट्रिक डॉपलर्स, उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो हमने अब तक लॉन्च किए वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहे हैं रिगार्डिंग एनालाइजिंग द डिफरेंट कंडीशंस ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें चेंजेस हो रही है, अर्थ के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस इन फ्यूचर हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में, सारे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट्स के बारे में ये सैटेलाइट्स हमें हेल्प कर रहे हैं। तो जब हम स्पेस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो स्पेस एप्लीकेशन में बेसिकली वो चीज़ें आती है कि जिसमें जितने भी हमने मिशंस अब तक भेजे हैं उनमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का क्या रोल रहा है, उसमें पोलरीमेट्रिक डॉपलर का, वेदर रडार का स्पेसिफिकली क्या रोल रहा है, उसके साथ साथ जो हमने भारतीय स्टेशन या फिर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बेसिकली लॉन्च किए उसका हमें टाइमली किस प्रकार से हेल्प मिली है। उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इमेजिंग टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की थी जिसका नाम है पुश ब्रूम। अब ये पुश ब्रूम जो है एक 3 टायर इमेजिंग स्कैनर टेक्नोलॉजी है जो स्पेसिफिकली डेवलप की गई है, जो हमें एग्जैक्ट क्लियर जो इमेजेस है वो प्रोवाइड करती है। और इस प्रकार से धीरे धीरे हम स्टीरियो इमेजिंग, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इस प्रकार से अलग अलग टेक्नोलॉजी या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस जो है वो इमर्ज करते जा रहे थ्रू द स्पेस टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो स्पेस एप्लीकेशंस के तहत धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं। रिसेंटली आप सभी को पता है, जो हमने ऑलरेडी भी बात की है गगनयान की, सो वी हैव मूव टुवर्ड्स द ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम and that is known as Gaganyaan. So at present ISRO is actively working on Gaganyaan, that is to send astronauts to space and return them safely. So उसमें एक न्यू व्हीकल हमने इमर्ज किया जिसका नाम है टेस्ट व्हीकल। ये टेस्ट व्हीकल डेवलप किया गया है क्रिटिकल क्यू, जो क्रू होते हैं उसके रिगार्डिंग, जो एसोसिएटेड सिस्टम्स है उसके रिगार्डिंग। तो ये जो टेस्ट व्हीकल है ये हमें हेल्प करेगा गगनयान जो मिशन है उसके रिगार्डिंग। उसके साथ साथ ये एक मेजर डेवलपमेंटल टेस्ट भी है जो सक्सेसफुली कंडक्ट की गई थी बाय द इसरो। और इस प्रकार का ये जो गगनयान मिशन है जो लगभग 2030 के एंड में या फिर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, उसमें इस टेस्ट व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट जो है जिसको हम कहते हैं आईमैट, उसको भी हमने डेवलप कर लिया है। ये हमें क्या करेगा, ये हमें एक तरीके से हेल्प करेगा कि जितने भी फेलियर्स कंडीशंस क्रिएट हो जाती है रिगार्डिंग द पैराशूट सिस्टम्स, उससे बचने के लिए। उसके साथ साथ जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा हमारा, उसमें भी इस आईमैट का इस्तेमाल किया जाएगा। उस तरीके से ये जो गगनयान है ये किस तरीके से हम सक्सेसफुल कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी हमें ये आईमैट टेक्नोलॉजी जो है, ये जो टेस्ट है या फिर टेस्ट व्हीकल है, ये हमें हेल्प करेंगी। सो ये जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है इसकी तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। उसके बाद जब हम टेक्नोलॉजी इनोवेशंस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में भी हमने एयर ब्रीदिंग टू स्टेज टू ऑर्बिट, जिसको हम ABTSTO कहते हैं स्पेसिफिकली, इसको भी इमर्ज किया है, जो एक व्हीकल है जो एयर ब्रीदिंग प्रपल्जन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप की गई है। सो इसमें स्पेसिफिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। R&D पर इसरो कंटिन्यूसली फोकस करती जा रही है। अब आप सभी को पता है कि हमने स्पेस रोबोटिक्स को भी फोकस किया है। तो जब हम स्पेस रोबोटिक्स की बात करते हैं तो आप सबके दिमाग में एक वो नाम आता होगा जो आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में देखते हो, जिसका नाम है व्योम मित्र। और ये व्योम मित्र जो है एक ह्यूमनाइड रोबोट है जो स्पेसिफिकली एक बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसरो के अंतर्गत डेवलप किया गया। और उसके साथ साथ लैंडर रोवर जो हमने चंद्रयान 3 मिशन के लिए डेवलप किए गए हैं।
उसके साथ साथ धीरे धीरे हम अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जिसमें स्पेसिफिकली स्पेस बेस्ड रोबोटिक मैनिपुलेटर पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ रोबोटिक आर्म बेस्ड एम्बिलिकल सिस्टम पर हम फोकस कर रहे हैं। और लास्टली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी जरूरी है, दैट इज 3D प्रिंटिंग इन स्पेस की भी हम बात करते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय इसरो टाइमली, और इस पर धीरे धीरे डेवलपमेंट की जा रही है और सक्सेसफुली डेवलपमेंट हो रही है इस रिगार्डिंग। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द इनोवेशन टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन अंडर द स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हम सबको पता है कि स्पेस रोबोटिक के साथ साथ वी आर ऑल्सो यूजिंग द न्यू इरा टेक्नोलॉजी, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो धीरे धीरे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हुए स्पेस टूरिज्म होगा, या फिर आपने रिसेंटली सुना होगा कि स्पेस में एक होटल क्रिएट किया जा रहा है और ऑब्वियसली उसकी बुकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज विच आर डेवलपिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस टूरिज्म या फिर स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो नई नई आइडियाज डेवलप होती जा रही है, ये धीरे धीरे इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो वर्चुअल टेक्नोलॉजी का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड्स विच आर एमर्जिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। सो एआई का इस्तेमाल हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। एआई और ज्यादा रिलायबल इफिशिएंट टेक्नोलॉजी को एनकरेज करेगा इन द स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट जो स्पेसिफिकली एरिया डेवलप हो रहा है, दैट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। और एक क्वांटम टेक्नोलॉजी है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प करेगा व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन। और ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, देखो आपने बहुत बार ये टॉपिक सुना होगा, कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटरिंग है स्पेसिफिकली, उसके साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी क्वांटम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज विच आर emerging from the space technology innovation point of view, that is transportation system. Then we move towards the space infrastructure. We focused on interplanetary missions. We are focusing on what kind of applications can be gained from this particular space technology. Then we move towards the human space exploration programs. We are also focusing on space robotics. Vyomitra is the best example, humanoid robot. Next, we are also using the emerging technologies, that is artificial intelligence का हम इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं, and gradually we are also moving towards the quantum technology and its application in the space technology. So these are the important areas जो आप सभी को पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी की। और इसी के रिगार्डिंग डेवलपमेंट भी हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि जो शुरुआत हमने SLV से स्टार्ट की थी, आज हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरफ आ गए हैं, और ये एक बड़ी तरक्की है। उसके साथ साथ आप सबको पता होगा कि इंडिया ने अंडर द इसरो अलग अलग प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज भी लेकर आई है, जिसमें प्रोजेक्ट नेत्र है, भुवन 3.0 है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूचर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात की है, जिस प्रोजेक्ट्स में स्पेसिफिकली है चंद्रयान 3 पर हम फोकस कर रहे हैं। उसके साथ साथ वेनस मिशन पर हम फोकस कर रहे हैं। सो दीज आर द अपकमिंग मिशंस, इंटरप्लैनेटरी मिशंस विच वी आर फोकसिंग अंडर द इसरो, और इसमें लगभग लॉन्चिंग डेट जो है फिक्स की गई है 2023 से फिर 2024 तक के ये सारे के सारे मिशन जो इनिशिएट होते जाएंगे। तो लगभग 2028 तक के जो मिशन है अंडर इसरो, इंडिया के पूरे टारगेटेड बना गए हैं। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हमें होती हुई नजर आ रही है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जो हमें पता होना जरूरी है रिगार्डिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी। अब जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग द एनालाइज द रोल ऑफ इसरो एंड डिस्कस द स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस प्रकार से अगर इन जनरल क्वेश्चन आता है, या फिर आपको कुछ हद तक क्रिटिकल एनालाइज या फिर रोल ऑफ इसरो के बारे में, या फिर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी पर अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको स्पेसिफिकली कुछ वे फॉरवर्ड वाले पॉइंट्स भी बताना जरूरी होता है। अब जब हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसरो के रोल को भी भूलेंगे नहीं। वे फॉरवर्ड में हम बताएंगे कि इसरो इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द स्पेस।
धीरे धीरे हम खुद के स्पेस स्टेशन की भी बात कर रहे हैं, एज वेल एज इसरो इज प्लेइंग अ लीडिंग रोल एज अ ग्रेविटी ऑर्गेनाइजेशन टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द कॉस्मोस ऑल्सो। सो जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज है उस तरफ भी हम जा रहे हैं। इवन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को भी हम फिर से दोबारा रिपीट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नए एरियाज को। उसके साथ साथ हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं ह्यूमन नॉलेज की जब हम बात करते तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज विच यू कैन मेंशन इन द कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड मैटर। उसके साथ साथ हम यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर और ज्यादा एक्सपांड और उसको अंडरस्टैंड करने की भी बात कर रहे हैं। सो हर कंट्री चाह रही कि हम यूनिवर्स के अलग अलग पहलू को और अच्छी तरीके से जानें। रिसेंटली आपको पता होगा कि अलग अलग नासा भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, इन्होंने जो हमारा सन है उसका जो कोरोना है या फिर उसका जो सरफेस है उसके रिगार्डिंग स्टडी स्टार्ट की थी। अब उसके रिगार्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सन है उसका फॉर्मेशन हुआ था, उसका ओरिजिन ऑफ फॉर्मेशन क्या है, वो सरफेस जो है किस प्रकार से बना हुआ है। क्योंकि हम जब बात करते हैं ऑर्बिट की या फिर जब हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं जिसमें हम पेरेंट एक तरीके से सन को मानते हैं, उसके अराउंड सारे जो प्लैनेट्स है वो मूव कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो ऑर्बिट में मूव करने वाले जो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, तो जो ओरिजिन है सन का वो अगर हमें पता चल गया तो एक तरीके से हम यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, और ज्यादा एक्सपांड कर पाएंगे। और जो एक तरीके से वर्ल्ड में एक जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो पूरे यूनिवर्स में स्पेसिफिकली या फिर पूरे यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें से एक ही गैलेक्सी, इस प्रकार के मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, तो उस चीज को भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो क्या अर्थ के तुलना में या फिर अर्थ के अलावा बाकी और प्लैनेट्स पर क्या लाइफ पॉसिबल है? क्या ऐसा यूनिवर्स में और ऐसी गैलेक्सी हो सकती है जहां पे हम एक्सप्लोर करके वहां के लाइफ के बारे में या फिर वहां की चीजों के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं? सो दीज आर द इमर्जिंग एरियाज which are coming forward in the space technology. So these are the areas which we tried to cover in today's lecture. I hope कि हमने जो स्पेस टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो एक टाइमलाइन देखी, अलग अलग एरियाज जो हमने इस एक तरीके से डायग्राम के फॉर्मेट में कवर अप किए, जिसमें वो चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मिशंस हो, एप्लीकेशंस हो, उसके साथ साथ प्रेजेंट जो एरियाज जो कवर अप किए जा रहे हैं या फिर फोकसेबल इन द स्पेस टेक्नोलॉजी, यू हैव कवर्ड बेटरली। सो आई होप इस प्रकार से हमने टॉपिक को कवर अप किया है। इस पर जो एक्सपेक्टेड मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बनता है या फिर क्वेश्चन बनता है जो आपको पूछा जा सकता है वो है रिगार्डिंग द स्पेस एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर एक तो क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज जो फोकसेबल एरिया क्वेश्चन में वो है एमर्जिंग स्पेस टूरिज्म टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है। उसके साथ साथ जो डिफरेंट मिशंस है जिसमें हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं या फिर एक्सपांशन की बात कर रहे हैं ऑफ द यूनिवर्स, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी जनरली एक होलिस्टिक तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं जिसमें आपको ये सारी चीजें डिनोट करना जरूरी है। एंड आई होप कि योजना में जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जो टॉपिक्स दिए गए थे, उसमें से जो स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है आपका क्लियर होगा। उसके साथ साथ आपके जीएस पेपर 3 में जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग द स्पेस, वो भी आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कवर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि किस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी में हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं और उसमें प्रेजेंट एप्लीकेशंस क्या क्या इमर्ज होते जा रहे हैं। तो उस पर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और अपना एक एरिया बना लीजिए रिगार्डिंग द स्पेस टेक्नोलॉजी जो आपके जीएस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में इसी प्रकार के एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।